अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका खैर मक़दम है। आज हम इंशाअल्लाह अखलात अरबा और हज़म अरबा के मुंसलिक गुफ्तगू करेंगे। ये वीडियो ख़ास तौर से एक हमारे सामीन की ख्वाहिश पर, इल्तिजा पर तैयार किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको जो है शफ़ा नसीब फरमाए। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों में तक़सीम करें। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, यूट्यूब उसी वीडियोस को प्रमोट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है, जिसको देखने वाले, चाहने वाले, सब्सक्राइब करने वाले और शेयर करने वालों की तादाद ज़्यादा होती है। तो आप एक ख़ास इल्तमास है, क्योंकि हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर अच्छी चीज़ को अपने लिए पसंद कर रहे हो तो वही अपने भाई के लिए भी पसंद करो। तो ये ख़ास इल्तिजा पर ये आपका वीडियो मैं पेश कर रहा हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको गौर से सुनेंगे और साथ ही इसके बाद पढ़ने समझने के बाद यूट्यूब चैनल पर जाकर ज़रूर ये बताएंगे कि आपको पसंद आया या नहीं आया, इसमें क्या कमी है, ज़्यादती है, और ताकि हम अगले वीडियो में इसकी इस्लाह कर सकें। आइए हम जो है इसको समझते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं 4 अरकान होते हैं, जिसको हम अरकान अरबा कहते हैं, जिनके बाहमी इम्तिज़ाज मिक्सिंग से आपके अखलात बनते हैं। यह डायग्राम अखलात अरबा को दिखाया गया है। आप ये देख लीजिए, जो है पॉइंटर जो है, यह डायग्राम जो है अखलात अरबा को 4 अनासिर और उनकी कैफियत से दिखाया गया है। मसलन यहाँ पर देखिए, एयर जो हवा है, फिर उसके बाद नार, और फिर इसके बाद ये आपकी मिट्टी या जिसे खाक कहते हैं, और ये पानी। ये 4 आपके अनासिर अरबा हैं, हवा, आग और मिट्टी, पानी। अब ये आप देखिए कि इसकी जो है हवा, जिसको हम एयर से लिख रहे हैं, इसकी क्या बुनियादी खसूसियात होती है। ये गर्म भी हो सकती है और मॉइस्ट भी हो सकती है। गर्मी में जो है आपको गर्म दिखती है, और जाड़े में जो है क्या है, मॉइस्ट जो है रतूबी अंदाज होता है। फायर आग होती है, हाट हार, और उसके साथ साथ ड्राई खुश्क होती है। लकड़ी जलने के बाद जिसको आग जलाती है, गर्मी की वजह से जला देती है और खुश्क भी होती है। उसी तरीके से आपको मिट्टी, इसके अंदर सुवात है, और उसके बाद क्या है, ये आपको ड्राई होती है और कोल्ड। गर्मी में आपके जो है मिट्टी जो है ड्राई एंड कोल्ड होती है। पानी जो है कोल्ड एंड आपको वेट होता है। यही दिखाया गया है कि एयर है हॉट एंड वेट, फायर हॉट। तो दम को बमिसल एयर, हवा के जो है, आप किसी कफ़ाब की दुकान पर जाइए या कुर्बानी में देखिए, आप महसूस करेंगे जब गर्म खून होता है, जब ताज़ा खून होता है तो गर्म भी होता है, गोश्त गर्म होता है और वेट मरतूब होता है। उसी तरह से सफ़रा बमिसल जो है फायर, आग के होती है। इसमें हाट, इतनी गर्मी होती है कि जला देती है, और खुश्की भी होती है। और फिर उसके बाद जो है ब्लैक बाइल, जिसे हम सौदा कहते हैं, यह बमिसल अर्थ, मिट्टी के है। इसकी सिफत जो है कोल्ड एंड ड्राई। और बलगम, इसकी जो है तमसील पानी से, कोल्ड एंड वेट। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको क्या दिखाया गया, सफ़रा। अब सफ़रा की जो कैफियत है, वो कैफियत क्या होगी, ये फायर था तो हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड ड्राई। उसी तरह से जो आपको यहाँ पर क्या दिखाया गया है, ये क्या आपका है, ये आपको ब्लड दिखाया गया, दम। अब ये क्या चीज़ है, लाल रंग सुर्ख रंग जो है, दम या बलगम, ये दम है, तो इसकी जो है हॉट एंड वेट होती है। उसी तरीके से जो फ्लैग या आपको बलगम है, वो आप कोल्ड एंड वेट है। उसी तरह सौदा आपको जो है ड्राई एंड कोल्ड। तो ये बाहमी इम्तिज़ाज दिखाया गया है। ये जो है आपको
दो चीज़ें मिल रही हैं तो ये आपको बन रहा है। आग है, ये हवा है, आग है जिसे नार कहते हैं, और ये सॉइल मिट्टी है, और ये आपका वाटर पानी है। इनके चारों की खसलत होती है अपनी अपनी, और उसी के अकॉर्डिंग इस चारों अखलात, ये जो बाइल है, आपको ब्लड है, फ्लैग्म है और ब्लैक बाइल है, इनका इम्तजाज और इनकी कैफियत दिखाई गई, जिसमें सेहत का दारोमदार इन चार अखलात पर है। जब ये चारों अखलात तवाज़ुन पर होते हैं तो इंसान सेहतमंद होता है, और जब इन्हीं का अदम तवाज़ुन हो जाता है तो मर्ज़ लायक हो जाता है। ये देखिए खिल्त की कैफियत और जो है उनसुर और ये जो है मिजाज और सेहत या मर्ज़ दिखाया गया। आइए अगले हम स्लाइड में आपको दिखाते हैं। ये अरकान अरबा, अरकान अरबा के चार, नार, हवा, आब और खाक, ये अरकान अरबा है। इनकी कैफियत क्या होती हैं? या तो ये हरारत होती हैं, जैसे नार हरारत है, हवा बरूदत है, आब रतूबत है, और खाक जो है क्या है, ये आपको यबूसत है। इन चार सिफात हैं यही जो है, और इन्हीं चार सिफात के इम्तजाज से इंसान का उसका निस्बत और तवाज़ुन के साथ एक ख़ास रेशियो, जैसे हम कहते हैं रहीम और करीम को मिठाई 3:4 के रेशियो में बांट दीजिए, तो उसी तरीके से इसका जो है एक ख़ास निस्बत रेशियो में होती है और तवाज़ुन में होती है, मैग्नीट्यूड जो होती है वज़न में। तो वज़न, ख़ास वज़न और ख़ास निस्बत में ये इम्तजाज होता है तो इंसान का मिजाज बनता है, और जब ये इतदाल में होते हैं तो इंसान को सेहत होती है, और अदम इतदाल होगा तो जो है सुए मिजाज होगा। सुए मिजाज से मुराद मिराज के इस तरीके से मिजाज में इस तरीके की तब्दीली की मर्ज़ लायक हो जाए। हल्का फुल्का अगर तब्दीली है तो उसको सुए मिजाज नहीं कहेंगे। सुए मिजाज, मिजाज की उस कैफियत में, मिजाज का उस कैफियत में पहुँच जाना, इतनी तग़य्युरात और तब्दीली और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना कि इंसान के किसी न किसी जिस्म, इंसान के अज़ू के किसी न किसी जिस्म में मर्ज़ लायक हो जाए तो हम उसे सुए मिजाज कहते हैं। ये हमारे दिमाग में भी हो सकता है, हमारे मैदा में भी हो सकता है, हमारे कबीर में भी हो सकता है, हमारे जो है क्या कहते हैं गुर्दे में भी हो सकता है, किसी भी जो है अज़ू में सुए मिजाज हो सकता है। और सुए मिजाज क्या है? बेइतदाली। अब जब ये होगा फसाद अफ़आल होगा, हमारे जिस्म में निज़ाम तनफ़ुस है, निज़ाम दमवी है, निज़ाम हज़मी है, बहुत सारे निज़ाम हैं जो एक ख़ास अफ़आल हयाताती अमल को पूरा करते हैं, तो उस हयाताती अमल में फ़साद बर्पा हो जाएगा, और फ़साद खिल्त होगा, ज़ूफ़ आज़ा होगा और मर्ज़ लायक हो जाएगा। ये आपको एक तराजू दिखाया गया है, जब चारों दम, बलगम, सफ़रा और सौदा एक ख़ास निस्बत में और ख़ास तवाज़ुन के साथ मिलते हैं तो ये पलड़ा एकदम सीधा रहता, न ये नीचे आता न ये ऊपर जाता, एकदम बराबर दोनों पलड़े बने रहते हैं, और इसको हम इतदाल मिजाज कहते हैं। और ये इतदाल मिजाज जब तक है इंसान की सेहत बरकरार है, और जो ही गैर इतदाली आई उसमें जो है आपको फसाद हो जाएगा, मर्ज़ हो जाएगा। अब यही वजह दम, बलगम, सफ़रा, सौदा जो पहले पढ़ाया था वही चीज़ है। दम हाट एंड मॉइस्ट, बलगम आपको कोल्ड एंड मॉइस्ट, सफ़रा आपको हाट एंड ड्राई, और सौदा कोल्ड एंड ड्राई। तो जब तक ये इतदाल में है कोई मर्ज़ नहीं है, लेकिन खैर इतदाली हो गई तो अब यहाँ पर दिखाया गया है कि जो है आपको मर्ज़ लायक हो जाएगा, क्योंकि जो है सुए मिजाज ज्यों ही हुआ, मिजाज की कैफियत इस हद तक तब्दील हो गई कि फसाद अफ़ाल और फसाद खिल्त और ज़ूफ़ आज़ा का सबब बन गई, उसको हम सुए मिजाज कहते हैं, और मर्ज़ लायक हो जाएगा। अब जो है हकीम जी की बुनियादी खुसूसियत या किरदार या ज़िम्मेदारी जो है क्या है कि उसके वसूल इलाज अख्तियार करें। वसूल इलाज जो है हमेशा अपोजिट की जाती हैं, बिलज़िद की जाती हैं। मसलन अगर हार कैफियत है तो बारिद कैफियत की अदविया, अगर बरूदत है तो हार कैफियत की अदविया, रतूबत है तो यबूसी कैफियत की अदविया, और यबूसत है तो रतूबी कैफियत की अद्वियात और तरकीब जो है इस्तेमाल की जाएंगी। अब इसमें जो है ग़िज़ा को भी जो है सही करना पड़ेगा,
غذا ہماری آج کل فاسد ہو گئی ہے. اگلے ہم ویڈیو میں دکھائیں گے غذا تدابیر اور عطیہ. تو جو ہے آدھا جو ہے اعتدال جو ہے کیا جائے گا مزاج کا، اور شفا انشاءاللہ حاصل ہوگی. اب ہم اور ہمارا بیرونی ماحول، ہم جو ہے ماحول کو متاثر کرتے ہیں، ماحول جو ہے ہم کو متاثر کرتا ہے. ماحول سے کیا ہے؟ ماحول سے ہم کو جیسے مثلاً غلہ مل رہا ہے، غذا مل رہا ہے، اور پھر اس کے بعد پانی مل رہی ہے، ہوا مل رہی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. یہ جو ہے آپ کے عناصر اربع جو ہے ایئر، واٹر، مٹی اور نار، انہی کا استعمال کر کے انسان یا جانور دونوں اپنے غذا حاصل کرتے ہیں. اور یہ غذا نظام ہضم کے ذریعے دو طریقے کے رطوبات بناتی ہے. ایک کو مواد فاسد کہتے ہیں اور ایک کو مواد صالحہ کہتے ہیں. صالح یعنی فائدہ مند ہوتی ہے. جب اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو انسان تندرست اور توانا ہوتا ہے، اور جب اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور تو مواد فاسدہ میں اضافہ ہوتا ہے. مواد فاسدہ میں اضافہ ہوگا تو مرض لاحق ہوگا. اب یہی جو ہے مواد، یہ جو ہے اخلاط بنے گا، جو ہے دم، بلغم، صفرا اور سودا. جب اس کا توازن ہوگا تو صحت ہوگی، اور عدم توازن یعنی امبیلنس ہوگا تو مرض لاحق ہو جائے گا. آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں اب غذا ہماری کس طریقے سے خراب ہو رہی ہے، فاسد ہو رہی ہے. یہاں پر آپ کو جو ہے انڈسٹریل پولیوشن دکھایا گیا ہے. یہاں پر آپ کو یہ دکھایا گیا ہے. اس طریقے سے آپ کو یہ تھرمل پولیوشن ہے، یا آپ کو واٹر پولیوشن ہے. یعنی ہم نے جو ہے ہوا کو جو ہے آلودگی دے دی ہے، آپ کو آلودہ کر دیا ہے، اور جو ہے نوائز پولیوشن بھی ہے، کیمیاوی پولیوشن بھی ہے. یعنی جو چاروں عناصر تھے، نار تھا، ہوا تھی، پانی تھی، مٹی تھی، چاروں کو اس طریقے سے ہم نے فاسد کر دیا ہے کہ ان سے حاصل ہونے والی غذا، چاہے وہ آپ کو زمین کے اندر غلے کی شکل میں ہو، یا ایکویٹی لائف جیسے مچھلی اور اس طریقے کی چیزیں ہیں، یا آپ کے جانوروں کو گوشت ہے، ہر جگہ یوریا اور کھاد اور تیل، سارے جو انہی سے ہوا، پانی، مٹی اور یہ تینوں کا انتظام کر کے، چاہے پودے ہیں وہ بھی انتظام کر رہے ہیں، جو جانور ہیں وہ بھی انتظام کر رہے ہیں. اب جو چیز ان سے حاصل ہو رہی ہے وہ بھی جو ہے فساد دے گی اگر وہ فاسد عناصر اربع کا استعمال کر رہے ہیں. تو جب بنیاد، بلڈنگ کے بنیاد میں فساد ہو جائے گا تو آپ جو ہے چاہے 10 تلہ بنا لیجیے، ہر جگہ وہ آپ کو فساد یا خرابی نظر آئے گی. اگر ٹیڑھا ہوگا تو ٹیڑھا ہی انکلینیشن جائے گا. اگر صحیح ہے، اسی لیے بنیاد پر جو آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں، جو انجینئرس ہوتے ہیں، وہ آرکیٹیکٹس بنیاد پر اسی طریقے سے جو ایک طبیب ہوتا ہے، یہ جو عناصر اربع سے ملنے والی جو غذا ہے اس کے بھی جو ہے مریض سے کہتا ہے بھئی آپ فاسد غذا کا استعمال نہ کرو، صحیح غذا کا استعمال کرو، صحیح عادات اور اعتبار رکھو. اور جب یہ چاروں توازن میں ہوں گے تو اخلاق بھی توازن میں ہوں گے، اور مزاج اعتدال میں ہوگا. کوئی جو ہے آپ کو دقت دشواری نہیں آئے گی، اور اس کے برخلاف ہوگی تو مرض ہوگا جو ہے. آئیے اب یہ خاص جس کے لیے ہم سے گزارش کی گئی تھی، اخلاط اربع اور ہضم اربع. اخلاط اربع کیا؟ اخلاط ہم نے بتایا دم، بلغم، صفرا اور سودا. دم کا جو ہے آپ کا ہارٹ اینڈ آپ کو ویٹ تھا. بلغم آپ کو جو ہے کولڈ اینڈ ویٹ تھا. آپ کا صفرا کیا تھا؟ ہارٹ اینڈ ڈرائی تھا. اور جو ہے سودا وہ آپ کا کولڈ اینڈ ڈرائی تھا. تو اب یہ جو ہے 4 اخلاط ہو گئے. اور ہضم اربع، جدید سائنس میں ہضم کو 4 مراحل میں بانٹا جاتا ہے: انجیشن، ڈائجیشن، پھر اس کے بعد ایبزارپشن، اور پھر اس کے بعد ایلیمینیشن. یہ 4 ہوتے ہیں، ہمیں آگے دکھائیں گے. لیکن طب یونانی میں 4 ہمارے بنیادی ہاضمے کے عضو ہیں. نمبر 1 ہضم معدی. معدہ کے اندر ہونے والے ہاضمے کو ہضم معدی کہتے ہیں. اگر سوئے مزاج معدہ ہو جائے گا تو ہمارے ہاضمے کا مرحلہ صحیح طریقے سے انجام نہیں پائے گا. تو اب یہ بمثل گیسٹرک ڈائجیشن کیا ہے، یہاں اسٹمک، معدہ جسے کہتے ہیں، جو اس کے نتیجے میں
बनता है उसको हम कैमूस जो है तिब्बी इस्तिलाह में कहते हैं, और जदीद में इसको काइम कहा जाता है। ये मैकेनिकल ग्राइंडिंग और गैस्ट्रिक जूसेस के होता है। अब स्टमक में आप जैसे जदीद साइंस में जाएंगे तो आपको पेप्सिन, एमाइलाप्सिन, एस्टिएप्सिन तमाम तरीके के जो है इंजाइम्स आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि आपको तिब्बे यूनानी में इन इंजाइम्स का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन बेशतर अमराज का वाहिद सबब जो है सबसे सुए मिजाज होता है, और सुए मिजाज जब होगा तो सुए आज़ा भी होगा, और सबसे बड़ा जो सुए आज़ा है वो सुए मैदा है, मिजाज सुए मैदा। ये आगे अभी हम आपको दिखाएंगे जो है 12 तरीके का जो है मैदे में सुए मिजाज होगा। फिर उसके बाद दूसरा हज़म कबिदी। कबिद जो है आप लीवर को कहते हैं, जहाँ आपको बाइल्स बनता है, सफरा होता है। अब यहाँ पर जो बनेगा प्रोडक्ट उसको भी कैमूस कहेंगे, लेकिन इसी मरहले के बाद आपके ये 4 अखलात बनते हैं जिसको दम, बलगम, सफरा और सौदा के नाम से जानते हैं। दम जो है इसकी कैफियत हार्ट एंड मास्ट होती है, बलगम कोल्ड एंड मास्ट होता है, सफरा हार्ट एंड ड्राई होता है, और सौदा आपको कोल्ड एंड ड्राई होता है। कई बार हम आपको बता चुके हैं। अब इनकी अफादियत क्या है कि दम जो है न्यूट्रिशन और ग्रोथ, ग़ज़ाइयत फराहम कराता है और नशो नुमा कराता है। ये 2 इसके जो है बुनियादी किरदार होते हैं। और यहाँ पर ल्यूब्रिकेशन, रतूबत और इम्यूनिटी। अब ये रतूबत क्या है? हमारे आप जानते हैं कि जो मफासिल हैं, जो जोड़ हैं हड्डियों के एक दूसरे से, वहाँ पर अगर ल्यूब्रिकेशन ना हो तो हम ये जैसे हाथ ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, या इस हैयत में तो इस तरीके से नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर रतूबत ना हो तो हम इस हाथ को उठा नहीं सकते, दाहिने नहीं कर सकते, बाएं नहीं कर सकते, यानी ल्यूब्रिकेशन। एक बार का वाक़या आपके सामने हम पेश करते हैं। हम गाड़ी लेकर के जा रहे थे, ध्यान नहीं गया और उसमें ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जो है ख़त्म हो गया था। एकदम चंद कदम चलने के बाद गाड़ी सीज डाउन कर गई। फिर उसके बाद खींच करके जो है मिस्त्री के पास ले गया, और फिर उसके बाद देखा तो उसका सिलेंडर और पिस्टन दोनों जो है रगड़ खा गया था। फिर उसके बाद हमें उसकी सही कराना पड़ा। तो इस तरीके से इंसानी जिस्म के लिए रतूबात भी ज़रूरी है, लेकिन जब इसमें ज़्यादा गलबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत और फसाद की बाइस होगी। तो लिब्रिकेशन और मुदाफ़त, इम्यूनिटी क़ुव्वत जो मुदब्बिरा है, इम्यूनिटी पावर है, बलगम। फिर सफ़रा क्या है? ये मेटाबॉलिज़म में अगर सफ़रा ना हो तो खाना हज़म ना हो जाए। तो और ख़ुसूसन जो है जो चर्बी हम इस्तेमाल करते हैं, आजकल हम फास्ट फूड का इस्तेमाल करने लगे हैं। कुछ तो तलबा की और इंसान की मसरूफ़ ज़िंदगी में परेशानी है, मजबूरी है, लेकिन कुछ शौक़िया भी करते हैं। किस तरीके का हम जो है ग़ज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके का सारे लवाज़िमात इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं। तो ये आपको सफ़रा ज़रूरी है मेटाबॉलिज़म और एनर्जी के लिए। और इसके बाद सौदा है, ये जो बहुत सबूत होता है, ये ثقيل होता है, हैवीनेस होती है। जैसे 1 किलो रुई और 1 किलो आप ले लीजिए जो है वेट लोहा, तो रुई इतना बड़ा गट्ठर आपको दिखेगी और लोहा जो है इतना बड़ा आपको 1 किलो का वेट देखने को मिलेगा। तो ये ثقيل होता है, इसीलिए स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी के लिए जो है मखसूस होता है। अब उसके बाद ये 2 हो गया, हज़म मैदी हो गया, हज़म कबिदी हो गया, और हज़म कबिदी के बाद अखलात बन गए। अब उसके बाद हज़म उरूक़ी, ये आपको अखलात तो बन गए, लेकिन ये अखरात फ़राहम कैसे किए जाएंगे एक दूसरे को? मसलन जो है आपको ये किचन है, और किचन में खाना ख़ातून ने बना दिया जाए, हमारी जो है वालदा ने, हमारी जो है बाजी ने बना दिया। अब बनाने के बाद आजकल के बच्चों में इतनी लाड साहबी आ गई है कि जब तक उनको मेज़ पर जो है खाना परोस के ना दिया जाए तब तक वो खाते नहीं हैं। तो यहाँ से किचन से यहाँ तक ले जाने का भी एक मराइल है। उसी तरह अखलात जो है सालिहा बन तो गए, लेकिन अब ये जिस्म की हर खलियात को जब तक मैसर नहीं कराए जाएंगे तब तक जो है खलियात सैराब नहीं होंगे। जिस तरीके से किसान, काश्तकार अपनी फसल को पानी और ग़िज़ा यानी फर्टिलाइज़र दोनों देता है, तो पूरा जो है उसकी फसल लहलहाती, हरी भरी, सरसब्ज़ साज़ाब हो जाती है।
उसी तरह से इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिलियन एंड मिलियंस ऑफ जो है सेल्स दे रखा है, जिनको हम खलियात कहते हैं। सेल क्या है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये जो है आज़ाद है अपने साख्त में। सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, डीएनए है, आरएनए है, प्लास्टिड्स हैं, क्रोमैटिड्स हैं, सब इंडिपेंडेंट हैं। तो एक साख्त भी दी है और उनका एक मखसूस काम भी दिया है। तो ये आपके खलियात हैं। किसी को 100-1000 रुपया मिल जाता है तो कहते हैं हज़ारी, लाख मिल गया लाखपति, 1 करोड़ मिल गया तो करोड़पति। लेकिन कुदरत ने हर इंसान को मिलियनेयर बना के भेजा है। आपको लातादाद जो है खलियात आपको मिलेंगी। तो इन खलियात को ग़िज़ा और ऑक्सीजन फराहम कराना भी ज़रूरी है। अब इनको कैसे किया जाएगा? ये ब्लड वेसल्स के किया जाएगा, शराइन और वरीदों के ज़रिए किया जाएगा। यह खून पूरे जिस्म में जो है रवां दवा होता है और अपने साथ क्या लेके आता है? अपने साथ ग़िज़ा और ऑक्सीजन लेके आता है। ग़िज़ा में ज़रूरत के मुताबिक उसके पास कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट्स भी होता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स भी होते हैं और ज़रूरत के मुताबिक जिस्म के हर अज़ो के हर खलियात को दिया जाता है। जिस तरीके से हम खाने के बाद शैराब हो जाते हैं, तशफ़ी हो जाती है, उसी तरह हर खलियात ज़रूरत के मुताबिक जब ग़िज़ा और ऑक्सीजन हासिल कर लेती है तो वो भी सैराब हो जाती है, जिसको हम ब्लड परफ्यूज़न के नाम से जानते हैं। हर खलियात की सैराबी को ब्लड परफ्यूज़न कहते हैं। इतना वाफिर मकदार में खून ग़िज़ा और ऑक्सीजन के साथ फराहम कर दिया गया कि उसकी ज़रूरत के लिए काफ़ी है, इसको हम परफ्यूज़न कहते हैं। तो यहाँ पर स्टोर से उरूक के ज़रिए, पेन बदल लेने दीजिए ज़रा सा। ये जो है ये आपका किचन है। इस किचन में हमने खाना हमारी माँ बहनों ने बना दिया। अब ये जो है जब तक मेजपोश पर जनाब आला को परोसा नहीं जाएगा तब तक जो है वो अपना जो है समझते हैं राइट कि जो है हमको जो है हमारी टेबल पर मिले। बहरहाल ये तो हमारे माशरे की गलती और तबाही है। भाई जितनी खातून और जितने जो है मर्द सबको बराबर के बाहिस है। अब यहाँ पर खाना जो है हर खलियात, ये आपको क्या है? सेल्स या खलिया है। ज़रूरत के मुताबिक इनको जो है ग़िज़ा और ऑक्सीजन दी जाएगी, तब ये सैराब हो जाएंगे, परफ्यूज़ हो जाएंगे। तो ये रसद पहुँचाने का काम जो है हज़्म उरूक़ी के ज़रिए किया जाता है, वैस्कुलर डाइजेशन के नाम से जानते हैं। और हज़्म आज़ा अब यहाँ पहुँच गया। उसके बाद पता लगा कि लाड साहब इतने बड़े हैं कि वो अपने हाथ से खा नहीं सकते, उनको चम्मच से खिलाना पड़ता है। ये आपको एक छोटी सी हम मिसाल जो है दे रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे ऐसे अमराज में मुब्तला है कि वो ख़ुद ब खुद अपने से जो है लुक़मा निकाल के जो है जो प्लेट से निकाल के खा नहीं सकता। उसी तरीके से आपको ऑक्सीजन और ग़िज़ा पहुँच तो गई खलियात के पास, लेकिन उसे एसिमिलेट अपने अंदर लेने की सलाहियत जो है मर चुकी है। उसमें इतना फसाद बर्पा हो गया है कि वो भी जो है खलियात उसको अंदर जज्ब करने की उसकी ताकत नहीं रहेगी। तो इसको कहते हैं टिश्यू डाइजेशन, जिसको बाफ्त टिश्यूज़ को क्या कहते हैं? खलियात के समूह को, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग द सिमिलर फंक्शन इज़ नोन एज टिश्यू और बाफ्त जिसे कहते हैं। तो इस बाफ्त में भी निज़ाम का मरहला चलता है, जैसा इंज़बाब होता है। तो आर्गन्स एंड टिश्यू एसिमिलेशन एंड रिपेयर, वही हमें एसिमिलेशन कह रहा है। इस निस्बत में ले लेना कि वो उसका इस्तेमाल कर सकें, जिसको कहते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो ये हज़म अरबा क्या है? अरबा से मुराद 4 है और हज़म के मराहिल 4 जगह मसले। ये जो है आपका हज़म मेदी, मैदा में होने वाला, फिर उसके बाद हज़म कबदी, कबिद में होने वाला, और इनके बाद इखलात हो गया। ये इखलात हज़म उरूक़ी के ज़रिए यहाँ से निकल कर के यहाँ पहुँचेंगे। और हज़म अज़वी यहाँ से पहुँच तो गए, वो एसिमिलेट अंदर इंतज़ाब कर लें, उसको हम जो है हज़म अज़वी कहते हैं। अब ये 2 लफ्ज़ हैं। एतदाल अखलात, जब तक एतदाल होता है, ह्यूमरल बैलेंस होता है तो सेहत रहती है, और जो है इख्तलाल होता है तो डिसीज़ होती है।
ये जो है क्या है, अज़वी, अज़वी, ये आपको क्या है, ये जो है अज़वी यहाँ पर है। अब ये इतदाल क्या चीज़ है, आजकल हम लफ्ज़ भी भूल गए हैं, लिखने लगे हैं, क्या करते हैं, रोमन इंग्लिश में यूनानी लिखने लगे हैं, इतदाल, इसको हम क्या कहते हैं, जो इतदाल इखलाक यानी बैलेंस है। और ये इख्तलाल है। जब इख्तलाल अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है खलल से बना हुआ है। जब फासिद हो जाएगा, खलल वाक़ हो जाएगा, इसको हम इख्तलाल कहते हैं, मर्ज़ का बाइस बन जाएगा। आइए हम आगे चलते हैं। अब ये मिजाज ज़रा सा बहुत जो है बुनियादी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिजाज दरअसल कैफियत का नाम है। कौन कौन सी कैफियत है, हरारत है, बरूदत है, रतूबत है और यबूसत है, जो शुरू में आपको यही। अब ये चारों कैफियत ख़ास निस्बत के साथ और ख़ास तवाज़ुन में, ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। हमने कहा रहीम और करीम को 3:4 में आपको मिठाई बांटनी है, ये निस्बत या रेशियो कहलाता है। और तवाज़ुन कितना वज़न में, तो ख़ास निस्बत और ख़ास तवाज़ुन के साथ जमा होते हैं तो एक मखसूस कैफियत बन जाती है। हार हो जाती है या बरूदत या रतूबत, मखसूस कैफियत बन जाती है। जैसे मिक्सचर और कंपाउंड है, पानी और चीनी। पानी एकदम जो है कोई जायका नहीं होता, चीनी मीठी होती है, लेकिन जब हम शरबत बनाते हैं तो न एक चीनी जैसी मिठास होती है, न पानी जैसा एकदम जो है गैर मिठास होता है, एक बीच कहा जाता है। तो कैफियत पैदा हो जाती है, इसको मखसूस कैफियत पैदा होती है, इसको मिजाज कहते हैं। अब ये हरारत, बरूदत, रतूबत, यबूसत, ये कोई जामिद चीज़ें नहीं हैं, कोई ठोस चीज़ें नहीं हैं। जामिद को हम अलग कर सकते हैं, वन कांट सेपरेट द अखलाक। ये फंक्शनल स्टेट है। ये क्या है, फंक्शनल स्टेट है। अब इंसान का मिजाज दो तरीके से होता है। जो पैदाइश के वक्त पाता है उसको हम खलकी कहते हैं, और बाद में दौरान ज़िंदगी में माहौल और आदात, एतबार, जज्बात और मशक्क़त और बीमारियों की बिना पर जो बाद में तब्दीली आती है और मिजाज बनता है, उसे इक्तसाबी जो है मिजाज कहते हैं। यानी मिजाज दो तरीके का हो गया। अब मिजाज की तश्कील में किन किन अरकान का जो है ख़ास रोल होगा, वही अरकान अरबा, आग, मिट्टी, पानी और हवा। ये पानी, अब ये पानी अगर आग है तो हरारत, बरूदत है तो आपको क्या कहते हैं, बरूदत है तो ये हरारत, आग जो है हरारत देती है, क्या देती है, हरारत देती है। पानी रतूबत देता है, हवा लतीफ़ और हरकत देती है, जबकि मिट्टी क्या सुवात और सख्ती पैदा करती है। तो यही अरकान जब जिसमें जमा होकर एक ख़ास निस्बत बनाते हैं तो मिजाज वजूद में आता है। और इस मिजाज को के मुताबिक ही जिसमें अखलाक बनते हैं, आज़ा की नशोनुमा और परवरिश होती है और फ़ाल सर अंजाम पाते हैं। अब उसके बाद जब ये इतदाल में रहेंगे तो इसको जो है मिजाज, इतदाल मिजाज कहा जाए। जब मिजाज अपनी तबई हद में होता है, फितरी हद में होता है, तो उसे इतदाल मिजाज कहा जाता है। लेकिन जब किसी वजह से, अभी हमने बताया कि गलत ग़ज़ा, हद से ज़्यादा हरारत या सर्दी या बेकायदा नींद, जहनी दबाव या माहौल कैफियत में अरबा में से किसी एक की कैफियत हद से बढ़ जाती है तो इसे मिजाज का तवाज़ुन बिगड़ जाता है और इसको हम मिजाज को मिजाज सू कहते हैं। मिजाज का की तैबी, मिजाज के तबई कैफियत में इस हद तक तग़य्युर हो जाना कि मर्ज़ का बाइस हो जाए, इसको हम सूए मिजाज कहते हैं। अब इसमें चाहे रतूबत हो जाएगी या आपको जो है हार हो जाएगा या आपको जो है यबूसत हो जाएगी या बरूदत हो जाएगी। अब ये जो है अगला पॉइंट ये दे रहे हैं कि सिर्फ जो है कैफियत और उसमें कोई खिल्त नहीं जमा है। और दूसरी कैफियत यह है कि इस जो है कैफियत का गलबा तो होगा ही होगा, उसके साथ मादा भी जमा होगा, और वही चार मादा जिसको हमने अखलाक अरबा के नाम से कहा। तो यही चीज़ दिया गया। सूए मिजाज दो बुनियादी सूरतें होती हैं, एक वह जिसमें सिर्फ कैफियत बदलती है, मसलन ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी, और दूसरे वह
جس میں کیفیت کے ساتھ مادہ اخلاط بھی فاسد ہو جاتا ہے. ابتدا میں بیماری غیر مادی ہوتی ہے یعنی صرف فعلی خرابی، لیکن اگر اسے درست نہ کیا جائے تو یہی سوء مزاج آگے چل کر فساد اخلاق، ذوف اعضاء اور مرض مرکب کی تشکیل دیتا ہے. یہ مزاج بھی دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک مفرد کہتے ہیں، اس کو مفرد کہتے ہیں، مفرد، اور دوسرے کو کہتے ہیں مرکب. تو جب کسی ایک کا غلبہ ہوگا یعنی حرارت ہو یا برودت ہو یا رطوبت ہو یا ابوست ہو تو اسے مزاج مفرد کہتے ہیں. اور جب اس میں سے دو کا مل جائے، حرارت اور برودت مل جائے، حرارت رطوبت مل جائے، حرارت ابوست مل جائے، یا برودت رطوبت مل جائے، برودت ابوست مل جائے تو یہ مرکب ہو جائے گا. اب اس مرکب میں بھی دو طریقے کا ہوگا، صرف جو ہے کیفیات کا مرکب ہے یا کیفیات اور خلط دونوں کا مرکب ہے. تو اس طریقے سے مفرد اور مرکب ہوتا ہے. جب مزاج مرکب جو ہے عدم توازن ہو جاتا ہے، انسان کا مریض کا ذہن مرکب ہو اور اس میں عدم توازن ہو جائے گا تو اس میں بہت زیادہ ایک طبیب کو، ایک حکیم جی کو کوشش کرنی پڑتی ہے تب جا کر کے کہیں یہ ہوتا. اب مزاج میں غیر اعتدالی آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوراً کوئی بڑا مرض لاحق ہو جائے. اگر اس کو تھوڑا سا جو ہے ہم سنجیدہ زندگی گزاریں، تھوڑی سی ادویات اور تھوڑی سی عادات اعتبار کریں تو وہ پھر جو ہے جو تھوڑا سا ہلکا عدم توازن تھا وہ توازن کی طرف چلا جاتا ہے. یہ بہت سنہرا موقع ہوتا ہے. لیکن اگر ہم نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا، کوئی تبدیلی نہیں کی تو اب اس کے بعد جو ہے وہ بیماری کا سبب بن جائے گا. اور ہمیشہ کہتے ہیں مزاج کی توازن بحال کرنا یونانی علاج کا مرکزی ہدف ہے. یہ خاص آپ کو ہے. ہمیں یہاں پر بیماری کا علاج نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اخلاط کی جو ہے بیلنس کیا جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلے اس بات کو سمجھا جاتا ہے کہ مزاج کس طرف جھکے گا، جھکا ہے گرمی کی طرف ہے یا سردی کی طرف ہے، خشکی کی طرف ہے یا رطوبت کی طرف ہے. پھر علاج بالضد کے اصول پر کیا جاتا ہے یعنی جس کیفیت کا غلبہ ہوگا اس کے مختلف یعنی توازن کیا جائے گا. اب یہ جو ہے مزاج صحت کی بنیاد ہے اور سوء مزاج مرض کی ابتدا ہے. یہ شروعاتی دور میں ہم نے بتا دیا کہ علاج بالضد اگر حار ہے تو آپ کو بارد ہے تو حار یا بوست ہے، تو رطوبت ہے تو یا بوست، اس کے حساب سے. اب جو ہم نے کہا تھا کہ سوء مزاج ابھی آگے آئے گا، جو ہے ہضم اربع، چار طریقے کے ہضم ہوتے ہیں، چار مراحل ہوتے ہیں. معدہ میں بھی ہوتا ہے، کبد میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد عروق میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اعضاء میں ہوتا ہے. اب ایک اگر مزاج میں سوء مزاج ہو گیا اور اس کے سبب سے سوء مزاج معدہ ہو گیا، یہ سارا اسباب جس کے مصنف علامہ نجیب الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، جس کے سارا ملا نفیس رحمۃ اللہ علیہ، اور جس کا کیا کہتے ہیں مترجم علامہ کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ، اس میں آپ کو یہ 12 طریقے کا سوء مزاج معدہ دکھایا گیا ہے. حرارت سادہ بھی ہو سکتی ہے، گرمی و خشکی مادی ہو سکتی ہے، گرمی و تری مادی ہو سکتی ہے، گرمی و خشکی سادہ ہو سکتی ہے، سردی و خشکی سادہ ہو سکتی ہے، سردی و تری سادہ ہو سکتی ہے، گرمی و تری سادہ ہو سکتی ہے، سردی سادہ ہو سکتی ہے، سردی و تری مادہ، سردی و تری مادہ، تری سادہ، خشکی سادہ. اب یہاں پر سادہ اور مادہ کا کیا مطلب ہے؟ سادہ کا مطلب کوئی خلط کا غلبہ نہیں ہے، صرف یا تو گرمی بڑھ گئی ہے یا برودت بڑھ گئی ہے یا خشکی بڑھ گئی ہے یا رطوبت بڑھ گئی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر مادہ بھی شامل ہو جائے، چاہے دمی ہو، بلغمی ہو، صفراوی ہو، سودائی ہو، تو سوء مزاج اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کا ذرا علاج مشکل ہو جاتا ہے. یہ سوء مزاج معدہ ہے. اور یہ معدہ ایک عضو کو لے کر کے یہ مصنف نے جو ہے بیان کیا ہے. اور حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جسم کے کسی بھی عضو میں اس طریقے کا سوء مزاج ہو سکتا ہے، جسے سوء مزاج اعضاء، سوء مزاج دماغ اور ساری چیزیں آپ کو
देखने को मिलेगी। अब ये जो है पूरा निज़ाम हज़म दिखाया गया है आपको जो है जदीद साइंस में। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और यूरिनेशन, ये 4 मलाहिल हैं। बच्चे हम कुछ थोड़ा ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं कि स्लाइड लंबी है, 1 घंटे से ज़्यादा चली जा रही है, इसलिए आप बहुत ही तवज्जो से ये जो है आपको जदीद है। यूनानी में क्या है, हज़म में मेदी, फिर हमें पॉइंटर बदलना पड़ेगा। ये जो है आपको हज़म मेदी, हज़म कबदी और हज़म उरूक़ी और हज़म आज़ा। आइए आगे हम देखते हैं। अब ये जो हमारा खाना है उसमें या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, लिपिड होगा, प्रोटीन होगा, ये टूट करके मोनोमर्स में आते हैं और यही खलियात इस्तेमाल करती हैं। आइए हम आगे देखते हैं। अब जो है यूनानी में अखलात किसको कहते हैं, उस सयाली अजिया को कहते हैं जो ग़ज़ा और हज़म के बाद जिस्म में पैदा होते हैं और जिस्म की नशोनुमा और तग़ज़िया और बक़ा के लिए ज़रूरी होते हैं। ह्यूमस आर फ्लूइड कंस्टिट्यूएंट फॉर्म्ड आफ्टर डाइजेशन, इसेंशियल फॉर न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। और अगर जदीद साइंस में लें तो बहुत सारे बॉडी फ्लूइड्स आपके हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ब्लड है, ये सारे बॉडी फ्लूइड्स आपको जो है सारे जो है चलते रहते हैं, जिसमें मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, प्लाज्मा है, हार्मोन्स है, ये सारे जो है जदीद साइंस में जो है अखलाक आपको देखने। अब यहाँ पर जो है ये जदीद साइंस में जैसे यहाँ पर तवाज़ुन और अदम तवाज़ुन जो है चाहे मिजाज का हो चाहे अखलाक का हो यहाँ दिखाया गया है, उसी तरीके से हेमोस्टैटिस, एसिड बेस रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइट्स और हार्मोनल इक्विलिब्रियम, मतलब इसको नियरेस्ट इक्विवेलेंट आपको ये दिखाया गया है। अब यहाँ पर क्या है, अखलात, ये अखलात जो है हीमोस्टैटिस, मसलन हमारे जिसमें ग्लूकोज की कमी हो जाए, जो कमी हो जाएगी तो जो स्टोर्ड आपको यहाँ लीवर में है वो फ़ौरन खारिज कर देगा, और जब ज़्यादती रहेगी तो उसी को जो है इंतज़ाब करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके यहाँ जमा कर देगा। तो इस तरीके से शुगर की मकदार में चाहे ज़्यादती हो चाहे कमी हो, दोनों हाल में तवाज़ुन में लाया जाएगा, इसको होम्योस्टैटिस कहते हैं। उसी तरीके से यूनानी में दिखाया गया है कि किस तरीके से हरारत और बरूदत और जो है ये क्या कहते हैं आग, पानी, हवा और मिट्टी, इस किस तरीके से टेम्परेचर को जो है रेगुलेट कर रहा है इंसान के जिस्म के। अब आइए हम आगे देखते हैं। ये जो है जदीद तस्वीर क्या है कि आपको ये मिजाज को ये दम में जो है मिजाज गरम और ये सारी चीज़ें हम आपको डील कर चुके हैं। ये सारे आपको इस तरीके से ये जो ख़ास तौर से आपकी इल्तिजा थी वो यही जो है आपको हज़म मेदी और हज़म कबदी और हज़म उरूक़ी और हज़म अज़वी, ये चीज़ें जो है यहाँ पर जो बनेगा इसको हम कैमूस के नाम से जानते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे समझ से स्लाइड हमने डील कर दी है। अब उसके बाद आगे जो है इस तरीके से आपको बलगम का तस्वुर दिखाया गया, फिर उसके बाद बाइल का तस्वुर दिखाया गया, अखलात की तारीफ़ वही बताई गई है, अखलात का मिजाज बताया गया है, और फिर उसके बाद सौदा है, और फिर उसके बाद ये जदीद मवासत दी गई है, और फिर उसके बाद हमारे तौलीद अखलाक में 2 मराइल होते हैं, एक को क़िस्म उला कहते हैं, दूसरे को क़िस्म सानी कहते हैं। ये जब पैदाइशी होते हैं और ये हज़म के बाद पैदा होते हैं। हज़म जो है अरबा 4 तरीके के, हज़म मेदी, हज़म कबदी, हज़म उरूक़ी, हज़म अज़वी। मैदा यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट वगैरह का जो होता है और इससे जो बनता है उसको हम जो है कैमूस के नाम से जानते हैं। और यहाँ अखलात नहीं बनते, अखलात हज़म कबदी के बाद बनते हैं। इसीलिए जो एक अच्छा हकीम होगा वो हाज़मे को दुरुस्त करने पर पहला जो है
زور اپنا دیتا ہے، کیونکہ میدا کی اصلاح کرنا، ابھی ہم نے کہا تھا 12 طریقے کا جو ہے سوئے ہضم میدا ہوتا ہے، اسی طرح سے کبد میں ہو سکتا ہے، اسی طرح عروق میں ہو سکتا ہے، اسی طرح اعضاء میں ہو سکتا ہے۔ میدا اور کبد سے گزرنے کے بعد اخلاط بنتے ہیں، اور وہ اخلاط کیسے جسم کو دوسرے حصوں میں فراہم کرائے جائیں گے، وہ عروق کے ذریعے کرائے جائیں گے، اور عروق جو ہے خلیات تک لے جائیں گے، اور خلیات پھر اس کے بعد حاصل کریں گے، جس کو سیراب پورا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے وہی دیکھیے ہومزوم کبدی اور یہ ساری چیزیں دکھائی گئی ہیں، اور ہماری غذا کس طریقے سے فاسد ہوتی ہے۔ اب اصول علاج کیا ہے کہ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ علاج مرض کا نہیں ہوتا بلکہ خلط کا کیا جاتا ہے۔ اب اس میں اصلاح مزاج شامل ہے، تقلیل خلط غالب، جو خلط غالب ہو گیا ہے جیسے صفرا، سودا، بلغم، دم، کس کا جو ہے غلبہ ہو گیا، اس کو قلیل کیا جائے، کم کیا جائے، تاکہ جو توازن میں آ سکے۔ یہ دوسرا مراحل ہے۔ تیسرا تنقیہ کیا جائے گا، پاک کیا جائے گا اخلاط سے، جس کو اخلاط سے پاک کرنے کے عمل کو، مراحل کو ہم تنقیہ کہتے ہیں۔ اب اس میں آپ کو ملینات سے کام چل سکے تو ملینات کا پہلے استعمال کریں، ملینات کو لیکزیٹو کے نام سے جانتے ہیں، اور اس سے کام نہ چلے تب مسہل یا جسے پرجیٹو کہتے ہیں، اس کا استعمال کیا جائے گا۔ پھر فصل کھولیں گے، تاریخ، جس طریقے سے اگر خمہ بخار آ جاتا ہے تو ہم اس کے بعد جوشادہ یا کسی جڑی بوٹی کا جو ہے جوشاندہ تیار کرتے ہیں، اور مریض کو جو ہے چادر وغیرہ سے لپیٹ کر کے اور اس کا بھاپ دیتے ہیں، یا آج کل آ گئے ہیں بڑے اچھے جو جدید آلات آ گئے ہیں، جس میں جو ہے دوا یا آپ کو ڈال دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آٹومیٹک جو ہے بجلی کے پلگ میں لگا دیا جاتا ہے، گرم ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں پر رکھ دیا جاتا ہے، تو پسینہ ہوتا ہے، تو پسینے کے ذریعے سے جو کسی اخلاط کا غلبہ ہو چکا تھا وہ باہر نکل جاتا ہے، یا اگر اخلاط نہیں نکلتا تو پانی ہی جس سے پسینے کے شکل میں باہر نکل جاتا ہے، تو بھی ٹمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے، اعتدال میں آ جاتا ہے۔ تو پسینے کے ذریعے جو ہے اس کو جو ہے تاریخ کہتے ہیں۔ اب غذا کی اصلاح، آپ کو ہم نے غذا بتایا کہ کس طریقے سے بیرونی ماحول کے زیر اثر ہماری غذا میں فساد برپا ہو رہا ہے، اور جب اس غذا کا ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ہضم میں بھی پریشانی ہوتی ہے۔ جو ہضم آپ کو میدا میں ہونا چاہیے، کبد میں ہونا چاہیے، عروق میں ہونا چاہیے، اعضاء میں ہونا چاہیے، وہ صحیح نہیں ہو پاتے، کیونکہ مواد فاسد کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، مواد صالح کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جو زندگی کی رونق بڑھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا ہضم اربع ہاضمہ 4 جگہ، معدے میں، کبد میں، عروق میں، اور پھر اس کے بعد اعضاء میں، جب یہ سب صحیح سلامت ہوں گے تو انشاءاللہ صحت آپ کو برقرار رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کامیاب حکیم بنائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا بھی پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ فی